आज हम बात करते हैं काल की। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 में आएगा तो आएगा काल के लक्षण और उसके प्रकार लिखिए। 10 में आएगा तो काल के लक्षण और प्रकार लिखते हुए आयुर्वेद में काल का महत्व बताइए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। पहले इसकी व्युत्पत्ति, क प्लस आ प्लस ल इज इक्वल टू काल। ये इसका काल शब्द बना है। काल निरंतर गतिशील होता है और क्षण भर में ही नहीं रुकता है, इसलिए इसे काल कहते हैं। ठीक है। पर्याय एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। भगवान स्वयंभू समय, ये तो याद हो जाएंगे। अब है काल के लक्षण। काल के लक्षण तर्क के अनुसार और चरक के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार, ये तीनों मस्ट याद होने चाहिए। तर्क संग्रह वाला है, ये श्लोक होना चाहिए क्योंकि ये श्लोक बहुत बार एमसीक्यूज में आता है, 100% आता है। क्या है? अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है कि अतीत आदि मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनके व्यवहार, हेतु मतलब कारण, व्यवहार के कारण को काल कहते हैं। क्या क्या हो गया? अतीत आदि, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इनके व्यवहार के कारण को काल कहते हैं। लक्षण क्या है? स च एको मतलब एक होता है, विभु मतलब सर्वत्र होता है और नित्य मतलब नित्य होता है। तो लक्षण में क्या क्या आगे? एक, विभु और नित्य। सेम आएगी दिशा की परिभाषा, दिशा में आ जाएगा प्राची आदि, बस बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, वह आगे अपन देखेंगे। उत्तरक संग्रह के अनुसार श्लोक हमेशा याद होना चाहिए। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है, स च एको नित्य विभु नित्य से। अब चरक संहिता के अनुसार चरक ने बोला है काल है पुनः परिणाम उच्यते, मतलब काल को परिणाम कहा गया है। ये एमसीक्यूज के लिए है कि एमसीक्यूज में पूछ लेता है, मतलब परिणाम किसे कहा, किसने कहा है? तो चरक संहिता ने कहा है। काल के परिणाम स्वरूप जरा यानी बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, तो ये परिणाम हो गया कि जो काल बीतेगा तो मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, तो हो गया। अब है सुश्रुत संहिता के अनुसार कालो ही नाम भगवान स्वयंभू अनादि अमध्य अनिधन। ध्यान से पढ़ना, अनादि अमध्य अनिधन मतलब काल को भगवान का है, वह स्वयंभू है मतलब किसी से उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही अनादि है जिसका न तो शुरुआत है, अमध्य न उसका बीच है, अनिधन न उसका अंत है। तो सुश्रुत संहिता ने क्या कहा है? कालो ही नाम भगवान स्वयंभू अनादि अमध्य अनिधन। तो ये अपने हो गए काल के लक्षण। तर्क के अनुसार हो गए कि अतीत आदि व्यवहार को काल कहते हैं और वह एक होता है, नित्य होता है, विभू होता है। चरक संहिता के अनुसार क्या हो गया कि परिणाम, कि काल को परिणाम कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, जैसे कि जब बाल्यावस्था, फिर जरावस्था, फिर मृत्यु आई तो उसका परिणाम है। फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार कालो ही नाम भगवान स्वयंभू अनादि अमध्य अनिधन, कि काल को भगवान का है, वह स्वयंभू है, अनादि है, अमध्य है और अनिधन है। ठीक है। अब बात करते हैं काल के गुणों की। प्रसिद्धपाद के अनुसार काल के 5 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ये मोस्टली सब में यही मिलेंगे, तो इनको एक सीक्वेंस में याद रखते चलना। संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग। ठीक है। काल की संख्या 1 होती है। उपाधि भेद से अनेक उसके अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन संख्या उसकी 1 होती है। काल विभु होता है परिमाण में, अतः इसका परिमाण महत हो गया। पृथक तो मतलब वही है, अन्य 8 कारण द्रव्यों से पृथक है। कारण द्रव्य कौन से हो गए? दो, पंच महाभूत, काल, आत्मा, मन, दिशा, तो उनसे अलग है। संयोग विभाग का अर्थ है कि काल का भूतकाल से विभाग होता है, अलग होना, और वर्तमान काल से संयोग होता है, इसलिए इसे संयोग विभाग कहा है। अब देखते हैं काल के भेद, जो कि इंपॉर्टेंट अलग से 5 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि काल होता तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से अनेक भेद होते हैं। अब इसको आगे ध्यान से पढ़ेंगे कि चरक संहिता के अनुसार काल के 2 भेद होते हैं। ये श्लोक मस्त याद रखना। कालो ही नित्यगस्य अवस्थिक, मतलब काल नित्य होता है और अवस्थिक होता है। फिर क्या बोलता है? तत्तर अवस्थिको, कि अवस्थिका है वो विकारम अपेक्षते, वो विकार की अपेक्षा करता है। एमसीक्यूज कन्फर्म। तत्तर अवस्थिको विकारम अपेक्षित, नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षित। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं कि ऋतु की अपेक्षा कौन करता है, फिर विकार की अपेक्षा कौन करता है? तो विकार करता है
अवस्थिक काल और ऋतु कहता है नित्य काल। तो चरक के अनुसार क्या हुआ, कालो ही नित्यगस्त, अवस्थिक काल दो होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। फिर वर्णन करता है तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षित नित्यगस्तु ऋतु सात में अपेक्षित, कि अवस्थिक काल है वो विकार की अपेक्षा करता है और नित्य काल है वो ऋतु की अपेक्षा करता है। दो नित्य अवस्थिक हो गए। अब नित्य क्या था, ऋतु की अपेक्षा करता है। ऋतु मतलब ये लाइन आते हैं अहोरात्र आदि रूप, कि जैसे दिन होगी, रात होगी, माह होगा, वर्ष हो गया, ये ऋतु के अकॉर्डिंग आ गए। अवस्थिक में क्या कहा कि रोगी की अवस्था कैसी है, वो विकार की अपेक्षा करता है, जैसे बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, पक्वावस्था, आम अवस्था, रोगी की अवस्था। तो ये हुए चरक के अनुसार काल के दो भेद, नित्यग और आवस्थिक। नित्यग होगा ऋतु साथ में और आवस्थिक होगा विकार साथ में। अब देखते हैं चरक संहिता में अन्य भेद कौन कौन से हैं। तो काल के दो भेद संवत्सर मानना है और आतुरावस्था मानना है। संवत्सर को फिर दो में डिवाइड कर दिया, उत्तरायण काल और दक्षिणायन काल। उत्तरायण काल मतलब जिसमें सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करता है, दक्षिणायन में दक्षिण की गति करता है। इसको विस्तृत से पढ़ेंगे अपन अष्टांग हृदय और चरक संहिता में। प्रधान ऋतु के अकॉर्डिंग, कि जैसे अपन देसी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, सर्दी गर्मी ज़्यादा, सर्दी गर्मी और वर्षा। तो सर्दी शीत होगी, गर्मी उष्ण होगी और वर्षा हो गई वर्षा हो गई। फिर ऋतु बेसिक काल 6 प्रकार का होता है। 6 ऋतु की शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इसी सीक्वेंस में से याद करना है। फिर मास बेसिक काल 12 प्रकार का हो गया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पोष, माघ, फागुन। ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है कि काल के भेद लिखिए, 5 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से, इजी भी है और ध्यान से पढ़ लेना। अब देखते हैं सुश्रुत संहिता के अनुसार काल के प्रकार। सुश्रुत ने 11 भाग बोले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं। पहला है मात्रा निमेष, इसे बोलते हैं पलक झपकने के टाइम को बोलते हैं। फिर मात्रा निमेष से बनेगी काष्ठा, काष्ठा से कला, कला से मुहूर्त, मुहूर्त से अहोरात्र, अहोरात्र से पक्ष, पक्ष से मास, मास से ऋतु, ऋतु से अयन, अयन से वर्ष और युग। जैसे कि अपन घड़ी का टाइम देखते हैं कि सेकंड से मिनट बनी, मिनट से घंटा बना, घंटे से दिन बना, फिर दिनों से सप्ताह बना, फिर 15 दिन बने, फिर 1 महीना बना, फिर 6 महीने, फिर साल बनी। ऐसे इसको डिवाइड करा। पहला क्या है, 15 मात्रा, मात्रा मिलकर बनेगी काष्ठा बनाएगी। तो कितनी मात्रा मिलके, 15 मात्रा मिलकर एक काष्ठा बनाएगी। फिर काष्ठा क्या बनाएगी, कला बनाएगी। तो 30 काष्ठा मिलके एक कला बनाएगी, ठीक है। फिर कला क्या बनाएगी, मुहूर्त बनाएगी। तो 2 कला मिलके एक मुहूर्त बनाएगी। फिर मुहूर्त क्या बनाएगी, अहोरात्र, दिन रात बनाएगी। तो 30 मुहूर्त मिलके एक दिन रात बनाएगी। फिर एक पक्ष आएगा, पक्ष मतलब पखवाड़ा, 15 दिन का समय। तो 15 अहोरात्र मिलकर एक महीना, एक पक्ष बना देगी। फिर एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15, तो एक मास बन गया। फिर 12 मास मिलकर एक संवत्सर मतलब वर्ष बना देती हैं। फिर एक मास को एक डिवाइड किया गया, 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाती है, कि जो 6 ऋतु होती हैं वो 2-2 महीने की होती हैं। फिर 3 ऋतु मिलकर एक अयन बनाती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। फिर 2 अयन मिलकर एक वर्ष बना देगी और फिर 5 वर्ष मिलकर एक युग बनाती है। तो ये लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन आया था कि काल के भेद लिखिए सुश्रुत संहिता के अनुसार, चरक के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना। अब देखते हैं काल का चिकित्सीय महत्व। चिकित्सीय महत्व क्या है कि अपन जैसे अपने को टेबलेट वगैरह देते हैं, जैसे डॉक्टर लोकल में, कि खाने के बाद लो, खाने से पहले लो, कब लो, दिन में लो, रात में लो, वही चीज़ें हैं। बस इसमें कुछ चीज़ें हैं कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध आदि सभी काल पर डिपेंड है, कि जो भी खान पान है, जो भी ऋतुचर्या वो काल के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है वो कि दोषों का संचय, प्रकोप आदि काल के अधीन है। जो वात पित्त कफ दोष हैं उनका संचय प्रकोप होता है, वो काल के अकॉर्डिंग होता है। इसको अपन याद करने के शॉर्ट पहले इसको यहाँ देख लेते हैं कि संचय होगा ग्रीष्म ऋतु में, प्रकोप होगा वर्षा ऋतु में, प्रशमन सर्दी ऋतु में। ऐसे ही सब याद कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक कोई एक याद कर लो, जैसे कि GVS, वात का ग्रीष्म में, पित्त का वर्षा में, कफ का शिशिर में क्या हुआ, संचय हुआ। इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते। जैसे कि अपने पास 6 ऋतु है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब यह है कि संचय प्रकोप में क्या है कि संचय, प्रकोप और प्रसर, कि जिस ऋतु में प्रकोप होगा
उससे ऊपर वाले में संचय होगा, नीचे वाले में प्रसर होगा। एक सीक्वेंस होगा। अगर अपने संचय याद कर लिया तो नीचे की दो ऋतु में प्रकोप प्रसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्रकोप याद कर लिया तो ऊपर वाले में संचय, नीचे वाले में प्रसर हो गया। जैसे कि अब वात है, वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, तो संचय किस में होगा? ग्रीष्म ऋतु में। और प्रशमन किस में होगा? शरद ऋतु में। पित्त है, पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, तो संचय होगा वर्षा ऋतु में और प्रशमन होगा हेमंत ऋतु में। और कफ है, कफ का प्रकोप होता है वसंत ऋतु में। संचय होगा शिशिर ऋतु में और प्रशमन होगा ग्रीष्म ऋतु में। तो प्रकोप प्रशमन में से किसी एक का याद कर लो, बाकी जो संचय याद करोगे तो नीचे वाले दो प्रकोप प्रशमन में आ जाएंगे, प्रकोप याद करोगे तो ऊपर वाला संचय, नीचे वाला प्रशमन में आ जाएगा, और प्रशमन याद करोगे तो ऊपर वाले दो संचय प्रकोप में आ जाएंगे। ये क्रिया शरीर के लिए और अष्टांग हृदय के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें एक्सप्लेन के साथ इसका क्वेश्चन आता है। अब अन्य अवस्थाएं क्या है? एक अपने श्लोक पढ़ा था अष्टांग हृदय में कि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य आदि का कर्मात्, मतलब वयो ने बाल्य अवस्था कर्म, अहोर दिन, रात्रि रात, भुक्त यानी अन्न के खाने के बाद, ते यानी वे वात पित्त कफ, अंत में, मध्य में और आदि में कर्म से होते हैं। अब कैसे होते हैं? जैसे कि वयो बाल्य अवस्था प्रथम होगी, तरुणावस्था द्वितीय होगी और वृद्धावस्था लास्ट होगी। तो अंत से शुरू करते हैं, तो अंत में तो वात प्रदान होगा, मध्य में पित्त प्रदान होगा और आदि में कफ प्रदान होगा। इसी प्रकार दिन रात के अंतिम पैर में अंत कर्मात वात पित्त कफ कर्म से याद करने, या तो एक याद करो वात पित्त कफ कर्म से याद करने। तो अंतिम पैर में जैसे कि दिन का है अंतिम पैर कौन सा होगा? शाम के 2:06, और रात्रि का अंतिम पैर क्या हो गया? रात के 2:06 बजे, तो वात प्रदान हो गया। दिन का मध्य पैर, रात का मध्य पैर क्या हो गया? दिन के 10 से 2 बजे के बीच, और रात्रि के 10 से 2 बजे के मध्य पैर है, तो पित्त का प्रदान हो गया, पित्त प्रदान हो गया। दिन के आदि यानी प्रारंभिक पैर कौन सा हो गया? सुबह 6 से 10 बजे, और रात का प्रारंभिक पैर क्या हो गया? शाम 6 से 10 बजे, तो वहाँ का प्रदान होगा। ऐसे ही खाना पच जाने के बाद मतलब लास्ट में वात प्रदान होगा, खाना पचते समय मतलब मध्य में पित्त प्रदान होगा, और खाना तुरंत खाते ही कफ प्रदान होगा। तो इस प्रकार ये इसका चिकित्सीय महत्व है। एक साथ सबसे इम्पोर्टेंट चिकित्सीय महत्व क्या है? औषध सेवन का, जो पदार्थों क्या पता नहीं, लेकिन अष्टांग हृदय में 10 मार्क क्वेश्चन आता है औषध सेवन काल। इसमें क्या है कि जैसे अपन टेबलेट ली है उस पर डिपेंड है कि टेबलेट अपने को कब लेनी है, कैसे लेनी है। वो है पहली है 10 होते हैं अभक्त मतलब खाली पेट। खाली पेट कौन से रोग में लेंगे? कफ प्रकोप होगा तो अपन खाली पेट दवाई लेंगे। फिर है प्राग भक्त मतलब भोजन के पूर्व, प्राग यानी पहले, भक्त ने भोजन, ये होगा अपान वायु के साथ। इसको इसी क्रम में याद रखेंगे तो अपने याद जाएंगे। अपान वायु जब विकृत होगी तो लेंगे। प्रातः पश्चात मतलब प्रातः काल भोजन के बाद, तो अपान, फिर व्यान आती है, व्यान वायु होगी। साय पश्चात भक्त, साय भोजन के बाद, शाम को भोजन के बाद अपान व्यान उदान क्रम से आ रही है। फिर मध्य वक्त मतलब भोजन के मध्य, तो समय वायु विकृत होगी तो भोजन के मध्य औषध लेंगे। मूर मतलब बार बार औषध कब लेंगे? जब विष विकार हो, वमन हो, उल्टी हो, हिचकी आए, भूख प्यास लगे तो बार बार औषधि लेंगे। सामुद्र मतलब भोजन से पूर्व व बाद कि 2 टाइम लेनी है, तो जब कंपन हो, हिदम आए, हिचकी आए। सभक्त भोजन के साथ, जब प्राणवायु की विकृति हो और अरुचि हो तो भोजन के साथ लेंगे। सग्रास मन निवाले के साथ लेंगे, कब लेंगे? जब प्राणवायु की विकृति और ये हो गया, प्राणवायु तीनों में आएगी। ग्रास अंतर, ग्रास के साथ साथ, ग्रास के बीच में, तो जो प्राणवायु की विकृति हो, तो अपना औषध सेवन काल। ये है अपना काल की चिकित्सीय महत्व में। आगे आप देख व्याधि की साध्यता असाध्यता में काल का विचार करते हैं, मतलब कौन सी वाली साध्य रहेगी, कौन सी असाध्य रहेगी, तो काल के अकॉर्डिंग होगी। अगर कोई जैसे अपने कैंसर हो गया, अपने शुरू में उसका इलाज नहीं कराया तो वो असाध्य बन जाएगा बाद में। अगर शुरू में देख लिया तो साध्य है। लेकिन गुलम व्याधि एक व्याधि होती है जो अपवाद है, उसको छोड़कर बाकी सभी दीर्घकाल रोग असाध्य हो जाते हैं, मतलब अगर इलाज नहीं कराओ तो असाध्य हो जाएंगे। और गुलम का क्या है कि 10 साल पुराना गुलम भी साध्य होता है, तो ये MCQ के लिए काम आएगा। बाकी ये 200 के लक्षण में काल प्रभाव क्या है कि रात्रि जागरण से वात बढ़ती है और दिवसपन से कब बढ़ता है। तो ये अपना आज के लिए काल पूरा हो गया। कि काल में क्वेश्चन आएगा कि काल के 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, क्या आ सकता है कि काल के लक्षण व प्रकार लिखो, या फिर आ सकता है काल का चिकित्सीय महत्व 5 मार्क्स में।
और 10 मार्क्स में आएगा तो ये दोनों साथ आ जाएंगे। काल के लक्षण ऊपर काल लिखते हुए उनका चिकित्सीय महत्व लिखिए। तो इस प्रकार अपने को जो बताया है वैसे अकॉर्डिंग लिखेंगे तो अपने नंबर सही से मिलेंगे। तो अपन आगे देखेंगे दिशा।